हो गया चालू। हाँ जी, देखिए बेटा, कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? ऐत्रेय ब्राह्मण पढ़ा था। आज हम देखेंगे शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ठीक है बेटा, लिखेंगे इसमें। इसकी रचना याज्ञवल्क्य ने की तथा यह सबसे बड़ा ब्राह्मण है। तथा यह सबसे बड़ा ब्राह्मण है। हाँ, ग्रंथ ठीक है। ये ग्रंथ थे, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था बेटा आपको, ठीक है, जब इसका पूरा एक बेस बनाया था हमने। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पर राज्याभिषेक, राजसूय तथा 12 रत्निन, जो 12 रत्न थे ना, 12 रत्निन की चर्चा मिलती है। ठीक है बेटा। विदेह माधव माधव व राहुगण की चर्चा मिलती है। जो बेटा मैंने आपको बताया था कि विदेह माधव के मुख से क्या अग्नि प्रकट हुई, ठीक है, और वो जंगल में क्या आग लगनी चालू हो गई। कहाँ तक चली वो? गंडक नदी तक। कौन सी नदी से? सरस्वती नदी से, ठीक है। जब हमने कहाँ पे देखा था इसको? जब जनों का विस्तार हो रहा था, उस वाले पोर्शन में देखा था जब जन से जनपदों का उदय हो रहा था, तब देखा था हमने, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कृषि के लिए 4 क्रियाएं। जुताई, बुआई, कटाई और मंडाई या मड़ाई, ठीक है बेटा। जुताई, कटाई, बुआई और मड़ाई, ठीक है, की चर्चा मिलती है। इसी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है बेटा सब ऐसे ये सब चीज़ें। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। अर्धांगिनी कहा गया है तथा ब्याज के लिए कुशीदन शब्द का प्रयोग हुआ है। तथा ब्याज के लिए किसका बेटा? कुशीदन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि कुशीदन शब्द का प्रयोग जो ब्याज के लिए हुआ है वो कहाँ पर हुआ है या किस में चर्चा मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है बेटा। सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ये जो है सिर्फ बेटा एक ग्रंथ है, ठीक है,
पहले क्या थे स्टार्टिंग में, जिस तरह हमारे एक 4 ग्रंथ हैं उसी तरह से हमारे ब्राह्मणों का भी क्या है, ब्राह्मणों की भी रचना करी गई है। ठीक है, मैंने वो स्टार्टिंग में आपको पढ़ा दिया है। इसमें अगर देखा जाए तो राज्याभिषेक और 12 रत्न की चर्चा मिलती है, और राजसूयक की चर्चा भी मिलती है इसी में ही, और विदेह माधव और राहुगण की चर्चा मिलती है। मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी, बता चुका हूँ। 4 क्रियाएं मिलती हैं। ठीक है, बुआई, रोपाई, मंडाई और कटाई। और बेटा कुशीदन शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, ब्याज के लिए हुआ है। और स्त्री को क्या कहा गया है बेटा इसमें, अर्धांगिनी। पूछ सकता है कि स्त्री को अर्धांगिनी शब्द किसके अंतर्गत कहा गया है बेटा, शतपथ ब्राह्मण के। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा मित्रायणी संहिता। मित्रायणी संहिता, मित्रायणी संहिता में लिखेंगे, मैंने आपको बेटा बताया था कि जो स्त्री की दुर्दशा थोड़ी ख़राब चली है। ठीक है, थोड़ा उसको मतलब बुरी नज़र से देखा गया है। मैंने आपको बताया था, जब आपको समझाया था कि स्त्री को जुए के समान, शराब के समान बुराई बताया गया है। तो लिखेंगे बेटा स्त्री को, या इसमें ऐसे लिखेंगे, इसमें स्त्री को सुरा, सुरा मतलब बेटा क्या होता है, शराब, सुरा व पासा के समान, सुरा व पासा के समान बताया गया है। हाँ, पासा बेटा वो जो होता है शकुनी वाला। ठीक है, आप समझ गए होगे। लिखेंगे बेटा ईसोपनिषद में, ईसोपनिषद, ईसोपनिषद में निष्काम कर्म की चर्चा, निष्काम कर्म नहीं, निष्काम कर्म का सिद्धांत लिखो बेटा, निष्काम कर्म का सिद्धांत, निष्काम कर्म का सिद्धांत की चर्चा मिलती है। ठीक है, निष्काम कर्म बेटा मैंने बताया था आपको, जैसा जो इंसान कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो हमारा ऋग्वेदिक काल था उसमें क्या था, वहाँ के जो लोग थे बेटा कैसे थे, उनको किसी भी पुनर्जन्म से, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ना ही उनको इतना वैदिक कर्मकांडों में, क्योंकि स्टार्टिंग में था वैदिक कर्मकांडों का कोई बोलबाला नहीं था, कोई भी इस तरह का। ये तो बाद में थोड़ा रचनाएँ रची गई हैं। ठीक है, जो तुम्हारा पूजा वूजा की शुरुआत हुई है, बलि वली की शुरुआत हुई है, कैसे हुआ है, जैसे जैसे विस्तार होता चला गया है। ठीक है, और राज्य पूरा एक किसी व्यक्ति के अधिकार में आ गया है, तब ये नई नई चीज़ें हुई हैं। ठीक है बेटा, तो मित्रायणी संहिता में क्या लिखा आपने, इसमें निष्काम कर्म का सिद्धांत है। नहीं, नेक्स्ट लिखेंगे तैत्तरीय उपनिषद में, तैत्तरीय उपनिषद में लिखो, तैत्तरीय, तैत्तरीय, तैत्तरीय उपनिषद में अन्न को ही ब्रह्मा कहा गया है। तैत्तरीय उपनिषद में अन्न को ही ब्रह्मा कहा गया है। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा कठोपनिषद, कठोपनिषद। ठीक है, लिखेंगे यम, यम नचिकेता, यम नचिकेता का आत्मिक, यम नचिकेता
का आत्मिक संबंध दार्शनिक वार्तालाप, वार्तालाप। और बेटा आत्मा को क्या कहा गया है? आत्मा को ब्रह्मा कहा गया है। ठीक है बेटा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर आत्मा को ब्रह्मा कहा गया है, कठोपनिषद में। किस में कहा गया है बेटा? कठोपनिषद में। नेक्स्ट लिखेंगे मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में लिखेंगे बेटा सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है बेटा। और लिखेंगे बेटा यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान, टूटी हुई नौका के समान, टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। टूटी हुई नौका के समान बताया गया है जो समुद्र पार नहीं कर सकती। मतलब क्या है बेटा कि ऐसा कहा गया है जो हम यज्ञ करते हैं या कर्मकांड करते हैं, अगर इन्हीं सब में उलझे रहोगे, मतलब ये एक सिर्फ ऐसा एक टूटी हुई नौका मानो इसको कि बस कुछ दिन ही चलेगी, कुछ दूर चलेगी और फिर क्या पानी भर जाएगा, फिर डूब जाएगी। ठीक है बेटा। अगर जो हमारा सब ये पूरा समाज है सब पूरा यज्ञों में टूट जाए, ठीक है, कोई कामकाज ना करें, सकला पैसा किस पर यज्ञों पे खर्च कर दें, तो क्या चल जाएगा जीवन आगे को? नहीं चलने का है ना। मंदिरों में हाल देखा भी होगा तुमने, सिर्फ उन्हीं का ही भला होता है। नेक्स्ट मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद में लिखेंगे बेटा सबसे छोटा उपनिषद। कैसा है बेटा ये? सबसे छोटा उपनिषद। तथा सबसे बाद में, नीचे लिखेंगे तथा सबसे बाद में ईसो उपनिषद लिखा गया। तथा सबसे बाद में ईसो उपनिषद लिखा गया। बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक बेटा, एक मिनट रुको। बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें लिखेंगे गार्गी याज्ञवल्क्य का वार्तालाप। गार्गी व याज्ञवल्क्य गार्गी व याज्ञवल्क्य का वार्तालाप। मतलब कौन सा है बेटा? गार्गी और याज्ञवल्क्य क्या थे? ये दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों ये हस्बैंड वाइफ थे। तो गार्गी जो होता है याज्ञवल्क्य को कुछ कहती है कि नहीं ऐसा नहीं करो, तो वो कहता है चुप बैठ रहे, नहीं तेरा सर फोड़ दूंगा। ठीक है, इस तरह की कुछ कहानी है। ठीक है ना। मतलब दिखाया गया है कि इससे भी ये पता पड़ता है कि स्थिति की, मतलब स्त्रियों की क्या स्थिति थी इस टाइम पे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं छांदोग्य उपनिषद।
छांदोग्य उपनिषद। इसमें लिखेंगे बेटा, छांदोग्य उपनिषद में लिखेंगे। सबसे पुराना प्राचीनतम उपनिषद। अगर आपसे पूछा जाए बेटा सबसे पुराना और प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, तो कौन सा बताएंगे आप? छांदोग्य। दूसरा लिखेंगे इसमें बेटा, देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन। देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन। पंचशील सिद्धांत, बौद्ध सिद्धांत का वर्णन। तीन आश्रम की चर्चा। तीन आश्रम की चर्चा। सत्यकाम जावाल की कथा। सत्यकाम जावाल क्या बेटा, इसकी माता कुंवारी रहती है, ठीक है, और वो क्या प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसके बारे में डिटेल दे रखी है, क्या क्या स्थिति थी, क्या क्या ऐसा उसके बारे में हुआ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखेंगे श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद। भक्ति शब्द का वर्णन। हम कहते हैं ना कि ईश्वर की भक्ति में मन लगा लो, जो ईश्वर की भक्ति, जो भक्ति शब्द का वर्णन जो हुआ है, तो किसमें हुआ बेटा? श्वेताश्वर उपनिषद में हुआ है। श्वेताश्वर मतलब भक्ति शब्द का वर्णन हो गया बेटा। मोक्ष शब्द का वर्णन। मोक्ष शब्द का वर्णन। रुद्रदेव को समर्पित या रुद्र देवता को समर्पित है, ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद किसको समर्पित है बेटा? रुद्र देवता को। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे ज्वालोपनिषद। ज्वालोपनिषद चारों आश्रम की चर्चा। क्या मिलेगी बेटा आपको? हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले कौन सी अवस्था है? और बेटा इनके बारे में डिटेल, आश्रमों के बारे में पूरा डिटेल जो हम देखेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे कहाँ? बौद्ध धर्म में, ठीक है, बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में, ठीक है। लग जाएगा ना। नेक्स्ट लिखो बेटा। लिखेंगे और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 6th सेंचुरी BC, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6th सेंचुरी BC। लिखो बेटा, यह एक महान हलचल का काल माना जाता है। इसके बेटा हम 3 पार्ट देखेंगे, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है बेटा। सबसे पहले लिखेंगे जन से क्या बन गया बेटा, जन प्लस जन बन गया क्या, जनपद। मैंने आपको बताया था जन क्या होता था बेटा, एक कबीलाई ढांचा होता था, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया था बेटा सबसे छोटी इकाई क्या थी, जो सबसे पहले क्या था बेटा, बताओ भाई। सबसे पहला क्या था, कुल, ठीक है, कुल या वंश। उससे बड़ा क्या था बेटा, ग्राम। उससे बड़ा जन, नहीं विष था, विष। फिर विष से बड़ा क्या था बेटा, जन। और सबसे जन से बड़ा क्या था, अब हमारा हो गया जनपद, ठीक है बेटा। मतलब कुल, बहुत सारे कुलों को मिलकर क्या बनता था, ग्राम बनता था। बहुत सारे ग्रामों को, 2-4 ग्रामों को मिलकर क्या बनता था, हमारा विश्व बनता था। ऐसी जन किसको कहते थे, बहुत सारे विश्व को मिला गया जन कहते थे। जिस जो स्थिति कैसी है आज की आपकी, राजनीति, क्या राजनीति है ये, ठीक है, ये राज, कोई बात नहीं, तो बोलता तो हूँ मैं, ठीक है, बोली बात ध्यान दिया करो, ठीक है। तो कुल और वंश, तो ग्राम, विश्व, जन और जनपद, ठीक है बेटा। सबसे पहले जो स्टार्टिंग में लोग रहने लगे थे बेटा, वो कुल एक वंश के रूप में तो रहते होंगे, ठीक है। ऐसा कहा गया है कि जो स्टार्टिंग में, जो पाषाण काल के बाद में, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में, जब ये लोग रहने लगे एक वंश के रूप में, कुल के रूप में, जैसे एक कहीं जगह मिल गई गुफा उफा सी, अपना रहने लगे वहीं पे बेचारे। फिर थोड़ा सा देखा होगा इन्होंने, दिमाग आया होगा थोड़ा सा, फिर 2-4 परिवार साथ में रह लिए होंगे, तो ये हो गया। फिर क्या, जैसे जैसे अब डेवलप होता जा रहा है मामला, ठीक है। जैसे अगर आज भी इस इकाई को देखो, आज है नहीं क्या ये इकाई है भाई, आप गाँव में जा लगो भाई, गाँव में सबसे पहले तो कुल ही मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे जब तुम्हारे गाँवों को मिलकर क्या बन जाएगा, एक पूरा, एक क्या कह देते हैं उसको, बाड़ भी कहते हैं। गांव में बाड़ भी बटे होते हैं, नहीं, पहले छोटे छोटे बाड़ होते हैं, पहले कुल हो गया, फिर बाड़ बटे हुए हैं, फिर बाड़ से फिर पूरा ग्राम बनता है, फिर ग्राम बहुत सारे ग्रामों से और मोहल्लों से मिलकर फिर क्या बनता है, एक शहर बनता है, ठीक है। और शहर से फिर क्या बनता है, बहुत सारे शहरों से मिलकर उत्तर, मतलब यूपी बनता है। जैसे यूपी बना है हमारा, राज्य बना है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, तो यही सिस्टम है। तो अब क्या रूप हो ले रहा है बेटा, जनपद। हालांकि मैंने आपको डिटेल से बताया था, हाँ ऐसा कह सकते हैं, जिला स्तर पे, ठीक है बेटा। लिखेंगे और जनपद हो गया, नहीं जनपद, जनपद थोड़ी होगा यार, जन प्लस जनपद तो हमारा उधर हो गया ना, जन प्लस जनपद तो मैंने पीछे लिखवाया था, जनपद। तो अब क्या होगा, महाजनपद। क्या हुआ बेटा, महाजनपद, क्योंकि जन से जनपद तो बन गए थे ना हमारे पीछे, तो अब क्या बनेंगे, जन जन तो थे ही थे, जो जनपद बन गए थे, जन प्लस जनपद बराबर क्या बनेंगे बेटा, महाजनपद। अब क्या बनने हैं, महाजनपद, जो 16 महाजनपदों का उदा होगा। ठीक है बेटा। आर्थिक मैंने हटा दिया, तो इसकी आर्थिक स्थिति देखेंगे और क्या देखेंगे बेटा, सामाजिक स्थिति देखेंगे। लिखेंगे बेटा, इसको महाजनपद का टाइम हो गया,
बेटा एक मैप, पूरा मैपिंग बना के मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा जनपद कहाँ पर है, ठीक है। तो आज तो पूरा घंटा आधा घंटा पी जाएगा, कुछ लिख लीजिए उन जनपदों के बारे में। कल मैं आपको शो करा दूंगा कि कहाँ पे है, कहाँ कौन सा है, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले बेटा, एक तरफ लिख लेंगे महाजनपद, लिख लेंगे बेटा राजधानी, और एक पॉइंट लिखेंगे विशेषता उसकी। महाजनपद, इनके बारे में बेटा हम कल बात कर लेंगे थोड़ा सा, फिर टॉपिक वरना लंबा खिंच जाएगा। महाजनपद, राजधानी और बेटा विशेषता। सबसे पहला महाजनपद लिखेंगे बेटा कंबोज। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, कंबोज, राजपुर या हाटक। कंबोज की राजधानी क्या थी बेटा, राजपुर या हाटक, ठीक है। इसकी विशेषता क्या थी, विशेषता लिखेंगे बेटा, यह पाकिस्तान के हजारा या पाकिस्तान के हजारा यह पाकिस्तान के हजारा और राजौरी हजारा और राजौरी जिले में स्थित है, ठीक है बेटा। लिखेंगे नीचे कौटिल्य ने, कौटिल्य कौन था, चाणक्य, कौटिल्य ने, हाँ, वार्ता शस्त्रोपजीवी, कौटिल्य ने वार्ता शस्त्रोपजीवी यहाँ के लोगों को कहा है। तो यहाँ के लोगों के लिए बेटा क्या वर्ड यूज किया गया कौटिल्य के द्वारा, वार्ता शस्त्रोपजीवी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नीचे लिखेंगे यहाँ के लोग कृषि पशुपालन व्यापार शस्त्र आदि से अपना जीवन यापन करते हैं, जीवन चलाते हैं, आदि से अपना जीवन चलाते हैं, ठीक है बेटा। समझ में आया नहीं आया, मतलब शस्त्र भी मिलते थे, ठीक है, अच्छे वाले शस्त्र मिलते थे, ठीक है। कि कहाँ पे बेटा, कंबोज में, ठीक है। दूसरा लिखेंगे इसी में ही, यहाँ पर अच्छी नस्ल के घोड़े, यहाँ पर अच्छी नस्ल के घोड़े मिलते थे। दूसरा लिखेंगे बेटा गांधार, राजधानी क्या थी बेटा, तक्षशिला या पुष्कलावती, पुष्कलावती। जो बेटा जो तक्षशिला राजधानी की जो स्थापना करी थी, एक भरत का पुत्र था, लिख लेंगे, लिख लो इस चीज को। तक्षशिला की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। हम इसके बारे में पूरा डिटेल करेंगे, भरत के बारे में पढ़ेंगे बेटा, और इसके बारे में पढ़ेंगे, तक्ष के बारे में भी, तक्ष ने की थी। और जो बेटा हमारा जो पश्चिम गांधार था, जो पश्चिमी गांधार, जैसे कि अगर हम क्यों, जैसे कि हमारा ये कोई राज्य हो गया तो इसको हम बांट सकते हैं ना, पूर्वी गांधार, ठीक है, पश्चिमी गांधार,
दक्षिणी और उत्तरी गांधार बांट सकते हैं। तो जो जो कौन सा था बेटा, पश्चिमी गांधार था, जो पश्चिमी वाला हिस्सा था गांधार का, उसकी राजधानी क्या थी बेटा, पुष्कलावती थी। लिख लेंगे, पश्चिमी गांधार की राजधानी क्या थी बेटा, पुष्कलावती थी। रोक दो भाई। चलो ठीक है बेटा, और कल देखते हैं।